नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रक्षाबंधन से यूपी पूरी तरह से होगा अनलॉक, रविवार को भी लॉकडाउन हटा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के लगातार घटते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। यूपी में अब से रविवार को बंदी नहीं होगी। रविवार को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन भी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि कोविड पर नियंत्रण के लिए एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ तेज टीकाकरण को यूपी ने बेहतर ढंग से करके दिखाया। राज्य में अब तक 7,01,69,000 से ज्यादा कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसके अलावा 6,24,00,000 से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या जल्द ही 1 करोड़ के पार हो जाएंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की 57 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मिला अप्रूवल। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी को डीजीसीआई ने शुक्रवार को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया। यह दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। यह वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाई जा सकेगी। दोस्तों जाइडस कैडिला के मुताबिक उसने भारत में अब तक 50 से ज्यादा सेंटर पर वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल किया। यह देश में उपलब्ध चौथी वैक्सीन होगी। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी इस्तेमाल हो रही है। भारत में अभी लगाई जा रही तीनों वैक्सीन डबल डोज वाली है। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसी सिंगल डोज वैक्सीन भी है जो आने वाले महीनों में भारत में आ सकती है। वैक्सीन जाइकोव-डी वैक्सीन इन सभी से अलग है। इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे। फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के दौरान 3 डोज लगाने पर यह वैक्सीन ज्यादा समय तक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखती है। हालांकि कैडिला इसके 2 डोज की भी टेस्टिंग कर रही है। इससे जुड़े नतीजे भी जल्द ही आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान, इंडियन कॉन्सुलेट्स में घुसे तालिबानी आतंकी, उठा ले गए अधिकतर बुलेट प्रूफ गाड़ियां। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुका तालिबान धीरे धीरे असली रंग में आ रहा है। उसके आतंकी अब आम लोगों पर अत्याचार करने के साथ ही विदेशी राजनयिक मिशनों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तालिबान के आतंकी बुधवार को कंधार और हेरात प्रांत में खाली किए जा चुके इंडियन कॉन्सुलेट्स में घुसे। उन्होंने वहां पर सरकारी कागजों और कंप्यूटर की खोज की। इसके बाद वे कॉन्सुलेट्स में खड़ी भारतीय गाड़ियों को अपने साथ ले गए। इन गाड़ियों को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनमें से अधिकतर गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने यह कार्रवाई पाकिस्तान की आईएसआई के निर्देश पर की है। दरअसल आईएसआई तालिबान को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इंडियन कॉन्सुलेट्स में घुसने के साथ ही तालिबानी आतंकवादियों ने आसपास के घरों में छापेमारी कर अफगानी जवानों के बारे में जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी की विपक्षी दलों संग बैठक, मिशन 2024 के लिए बना बड़ा प्लान, सपा और बसपा मीटिंग से रहे नदारद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ डिजिटल बैठक में शुक्रवार को यह विश्वास जताया कि संसद के आने वाले सत्रों के दौरान भी विपक्ष की एकता कायम रहेगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि बड़ी राजनीतिक लड़ाई संसद के बाहर लड़ी जानी है। उनके कहने का मतलब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से था। दोस्तों उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी होगी। ये एक चुनौती है, लेकिन हम सब मिलकर यह कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। सबकी अपनी मजबूरियां भी है, लेकिन राष्ट्रहित की मांग है कि हम सब अपनी मजबूरियों से ऊपर उठे। दोस्तों इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 15 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल थे। दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह रही कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन कर बुरा फंसा चीन, अब घर में ही हो रहा है विरोध। जी हां दोस्तों, तालिबान को लेकर चीन को अपने रवैये पर अपने ही घर में गिरा जा रहा है। चीन की मीडिया और कूटनीतिज्ञों द्वारा इस कट्टरपंथी समूह की अच्छी छवि पेश करने की कोशिश असफल रही, क्योंकि महिलाओं के शोषण और हिंसा करने के तालिबान के इतिहास को जानने वालों की कमी नहीं है। बीजिंग लंबे वक्त तक तालिबान को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन से जोड़कर देखता रहा है, जिसे सिंजियांग में हुए आतंकी हमले की वजह बताया जाता है। लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद चीन ने जिस तरह तालिबान को लेकर अपना रुख बदला है, उससे सभी चकित हैं और उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अफगानिस्तान की उथल पुथल से पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा, जहां चीन ने $5,000 करोड़ का बेल्ट एंड रोड निवेश कर रखा है। यही नहीं, कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिसकी पहुंच चीन की सीमा तक भी हो सकती है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया साइट्स पर चीनी लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल हाल ही के दिनों में चीन में 2 बड़े लोगों पर रेप के आरोप लगे हैं। इसे लेकर पितृसत्ता के खिलाफ एक माहौल भी बना है। जब अफगानिस्तान से महिला फिल्म मेकर सहरा करीमी ने दुनिया से अपील की, तो ये वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। एक महिला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफगानी लोगों की आवाज आपके द्वारा दबाई जा रही है। ये इशारा चीनी सरकार की तरफ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर सवाई माधोपुर के बीच चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। पुणे से आई गाड़ी 110 किलोमीटर की स्पीड से पहुंची गुलाबी नगरी। सामान्य डीजल इंजन की ट्रेन इस रूट पर 80 से 100 की गति से ही चलती है। जी हां दोस्तों, जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन सोमवार से शुरू हो गया। पहली ट्रेन दोपहर में पुणे से आई 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर सवाई माधोपुर से ट्रेन जयपुर पहुंची। इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन शुरू होने के साथ ही जयपुर से मुंबई के लिए यह दूसरा रूट है जो इलेक्ट्रिक हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रैक पर पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन के रूप में पुणे जयपुर सुपरफास्ट चली। सामान्य डीजल इंजन की ट्रेन इस रूट पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। इलेक्ट्रिक इंजन चलने से यात्रियों के लिए समय की तो बचत होगी ही, रेलवे को भी इसका फायदा होगा। इस रूट पर हर रोज पैसेंजर और गुड्स ट्रेनों की संख्या 20 या उससे ज्यादा रहती है। फिलहाल एक ही ट्रेन इलेक्ट्रिक चलेगी, बाकी डीजल इंजन के से चलते रहेंगे। आने वाले दिनों में जरूर सभी ट्रेनों को इसी तर्ज पर चलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने ओबीसी संशोधन बिल को दी हरी झंडी, अब राज्य को मिल जाएगी यह छूट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट में पास हुए ओबीसी संशोधन बिल यानी कि ओबीसी अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दे दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। अब राज्य ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते 11 अगस्त को संसद में ओबीसी संशोधन बिल पास किया गया था। लोकसभा में 10 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संविधान संशोधन बिल को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। मोदी सरकार के इस बिल का कांग्रेस, सपा, बीएसपी सहित पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था। बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि खिलाफ में एक भी वोट नहीं पड़ा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा में केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को ओबीसी संशोधन बिल 2021 पेश किया था। अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने से जुड़े इस बिल को विपक्ष का भी समर्थन मिला। यानी कि दोस्तों अब राज्य ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कौन सी जातियों को ओबीसी में शामिल किया जाएगा और कौन सी जाति को ओबीसी से निकाला जाएगा। यह अधिकार अब राज्य सरकार के पास आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2025 तक पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बदल जाएगा बिजली बिल पेमेंट का तरीका। जी हां दोस्तों, अब पूरे देश में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिजली मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी थी कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दे। अब बिजली मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हालात सुधरेंगे, जो अब तक बिजली बकाये बिल के बोझ तले दबी हुई है। दोस्तों प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे आपके प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा उतनी बिजली। हालांकि देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है जिसे रिचार्ज करना होता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब त्योहारों से पहले खाने का तेल होगा सस्ता, इंपोर्ट ड्यूटी में भी की भारी कटौती। जी हां दोस्तों, आम आदमी को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले खाने का तेल सस्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने टैक्स घटाने का ऐलान किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कई महीनों से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी है और दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए दामों को काबू में कर आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। इसे 15% से घटाकर 7.5% कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि विदेशों से खाने का तेल मंगाना सस्ता हो जाएगा। मौजूदा समय में एक साल में 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1.5 करोड़ टन खाने का तेल विदेश से खरीदना पड़ता है, क्योंकि घरेलू उत्पाद करीब 70 से 80 लाख टन है, जबकि देश को अपनी आबादी के लिए सालाना करीब 2.5 करोड़ टन खाने के तेल की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप के लिए सौरव गांगुली और विराट कोहली ने की मीटिंग, पाकिस्तान से होगा पहला मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम का पूरा ध्यान अभी इंग्लैंड में मौजूदा टेस्ट श्रृंखला को जीतने पर लगा है, लेकिन कप्तान विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के शीर्ष अधिकारी आगामी T20 विश्व कप को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच में जीत से कोहली पर से दबाव काफी कम हुआ है, लेकिन वह जानते हैं कि कप्तानी में उनका भविष्य काफी हद तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले T20 विश्व कप में टीम के प्रदर्शन पर निर्भर है, जहां भारतीय टीम को अपने अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करनी है। दोस्तों पता चला है कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दूसरे टेस्ट मैच के दौरान कप्तान के साथ औपचारिक बैठक की, जिसमें T20 विश्व कप से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंधभक्ति का नया नमूना, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुणे में बनाया प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर, दीवारों पर लगाई प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान देने के लिए भाजपा के एक कार्यकर्ता ने पुणे में उनका मंदिर बना डाला। इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति लगाई गई है। पुणे के औध इलाके के एक बुजुर्ग के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन भी करवाया गया। अब इस मंदिर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे बनवाने वाले मयूर मुंडे नामक कार्यकर्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, इसलिए मोदी के सम्मान में उन्होंने यह मंदिर बनवाया है। यह मंदिर पुणे के औध इलाके में स्थित है। रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करने वाले मुंडे ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विकास के बहुत कार्य किए हैं और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने, राम मंदिर बनवाने और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर काम किया है। मुंडे ने कहा कि मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया उसके लिए एक मंदिर होना चाहिए। वहीं दोस्तों कुछ दिन पहले ही बीजेपी प्रवक्ता अभूत वाघ ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं, वे भगवान के समान हैं, वह देश की सेवा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी यानी कि कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21 करोड़ 1,08,000 को पार कर गया है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44,05,000 के पार है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका में फिलहाल तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। अमेरिका में हर रोज लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,23,58,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 4,33,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरला है। केरला में हर रोज 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 36,000 नए मामले सामने आए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीमार्ट के राधाकिशन धामानी दुनिया के 100 अमीरों की लिस्ट में हुए शामिल। एक साल में कमाई जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। जी हां दोस्तों, कहते हैं मेहनत और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, एक न एक दिन आपकी मेहनत आपको शीर्ष तक जरूर पहुंचा देती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन धामानी की कहानी भी ऐसी ही है। हाल ही में दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनको शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, राधाकिशन धामानी एक नए भारतीय अरबपति बन गए हैं। अरबपतियों की यह लिस्ट ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स ने जारी की है। यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वो लिस्ट है जो बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते हुए लगभग हर दिन बदलते रहते हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में राधाकिशन धामानी की कुल संपत्ति $19.3 मिलियन है। वह इस समय दुनिया के 100 सबसे अमीरों की सूची में 96वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में उन्होंने अपने धन में 30% की बढ़ोतरी की, जो कि चल रहे कैलेंडर वर्ष 2020-21 में डीमार्ट के शेयर प्राइस में वृद्धि के कारण हुई है। दोस्तों, धामानी डीमार्ट नाम के हाइपर मार्केट चेन चलाते हैं जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। डीमार्ट के देश भर में 200 से अधिक स्टोर्स हैं जिनमें वे खाने पीने का सामान, कपड़े और अन्य जरूरत के सामान बेचते हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020 में डीमार्ट की मूल फर्म एवेन्यू सुपरमार्केट्स ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई का शानदार तोहफा, श्रीनगर की डल झील पर खोला तैरता हुआ एटीएम बना आकर्षण का केंद्र। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने श्रीनगर के लोगों को एक जबरदस्त तोहफा दिया है। 16 अगस्त को एसबीआई ने श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में हाउस बोट पर एक एटीएम खोला है। इसका उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फ्लोटिंग एटीएम अब सैलानियों की कैश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनके आकर्षण का भी केंद्र बन गया है। दोस्तों, इसके पहले एसबीआई ने साल 2004 में केरल में भी फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की थी। यह फ्लोटिंग एटीएम केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन KSINC के जंगार याच पर खोला गया था। दोस्तों, एसबीआई अपने ग्राहकों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए काम करता रहता है। एसबीआई के पास सबसे ज्यादा 22,224 बैंक शाखाएं हैं और 3,906 एटीएम हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं। किसी दूसरे बैंक के पास इतनी मात्रा में शाखाएं और एटीएम मशीनें नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार, गुस्से में राबड़ी आवाज से निकले तेज प्रताप, बोले भाई से बात नहीं करने दी, जनता दरबार लगाने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रमुख विपक्षी दल और राजद में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के बीच लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तेज प्रताप ने एक बार फिर खुलकर मीडिया के सामने अपने भाई तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी के आवाज पर भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद तेज प्रताप गुस्से में बाहर निकल आए। बाहर निकलकर मीडिया से गुस्से में कहा कि उन्हें उनके भाई से बात करने से संजय यादव ने रोका, भाई से बात नहीं करने दी। इसके बाद वे अपने आवास के लिए निकल गए। अब उन्होंने जनता दरबार लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बुधवार को तेज प्रताप के करीबी माने जाने वाले छात्र आरजेडी अध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाते हुए गगन कुमार को यह जिम्मेदारी दे दी थी। हालांकि जगदानंद यह भी कहते हैं कि छात्र आरजेडी अध्यक्ष का पद खाली था जिस पर नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने आकाश के विषय में चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद तेज प्रताप भड़क गए हैं। छात्र राजद के अध्यक्ष पद से आकाश को हटाए जाने के बाद से ही पार्टी में आपसी कलह बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट क्लोजिंग, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, 16,450 पर बंद हुआ निफ्टी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 300.17 अंक यानी कि 0.54% की गिरावट के साथ 55,329.32 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का निफ्टी 118.35 अंक यानी कि 0.71% टूटकर 16,450 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, दिग्गज शेयरों में बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जबकि हिंडोल्का, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, JSW स्टील, UPL के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट स्टील शेयर्स में ही रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने में खरीदारी का है मौका, अब भी 8,900 रुपए मिल रहा है सस्ता पहले से। जी हां दोस्तों, एमसीएक्स पर सोने का अक्टूबर वायदा में जोरदार उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि अंत में सोना करीब फ्लैट बंद हुआ। इंट्राडे में सोना गुरुवार को 47,850 रुपए तक पहुंच गया था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात की जाए सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली के सराफा बाजार में सोने में अभी भी काफी कमी देखी जा रही है। सोना 152 रुपए घटकर 46,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी भी 286 रुपए गिरकर 62,131 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1787 प्रति औंस जबकि चांदी $23.74 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब शराब की ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकेंगे दुकानदार, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक राज्य में देशी विदेशी शराब की 3,300 से ज्यादा दुकानें हैं। वहां पर 1 सितंबर से देशी और अंग्रेजी शराब की प्रत्येक खरीद पर लोगों को केस रसीद दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश में दुकानदार कहीं फर्जी रसीद न बनवा ले, इस पर लगाम लगाने के लिए उन्हें जिला आबकारी कार्यालय की प्रमाणित रसीद बुक भी दी जाएगी। सभी दुकानदार इन रसीदों के नीचे कार्बन कॉपी लगाएंगे और ओरिजिनल रसीद शराब खरीदने वालों को देंगे। उन्हें यह कार्बन कॉपी हर साल 31 मार्च तक सुरक्षित रखनी होगी। दोस्तों सरकार की इस पहल का शराब के शौकीनों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग के इस फैसले से दुकानदारों की मनमानी पर रोक लग जाएगी। साथ ही राज्यों में शराब की कीमत में एकरूपता आएगी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। लोगों का कहना है कि सरकार को इन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे को भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक एग्रीकल्चर फील्ड है, यानी कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जमीन पर खेती की जाती है। अगर दोस्तों जानते हैं आप उस राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।